गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था अपना पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को। इसमें सबसे पहले अपन ने डिस्कस करेंगे अपन एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में अपन ने देख लिया था। इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और इसके अलावा इट इज ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। और इसका एक्शन किसके ऊपर होता है? डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पर और किडनी पर। एंड ये क्या करता है? वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका जो एक्शन होता है वो डीसीटी पर होता है, कलेक्टिंग डक्ट पर होता है, और ये वाटर की परमेबिलिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके बारे में ये भी देखा था कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्यूबुल्स के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो कहाँ मतलब ये कहाँ कम हो जाएगा? ये मतलब जो यूरिन है, यूरिन का फॉर्मेशन इससे कम होगा। ठीक है, और अपन ये देखेंगे ये एसीटीएच के सिक्रेशंस को भी इंक्रीज कर देता है। एसीटीएच जो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उसके सिक्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इसका अपन देखेंगे कंट्रोल कैसे होता है। तो नेक्स्ट आएगा इसका कंट्रोल। तो इसका कंट्रोल देखें तो ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस। मतलब ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की जो ऑस्मोलरिटी है वो इसके कंट्रोल करती है। किसकी? प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी। तो ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा, पराशरता ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। तो ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा, तो जब प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। किसके लिए? सिक्रेशंस के लिए। कौन से? एडीएच के सिक्रेशन के लिए। तो इंक्रीज इन प्लाज्मा osmolarity stimulate hypothalamus and posterior pituitary gland। ठीक है, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी मतलब पराशरता स्टिमुलेट करती है कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके सिक्रेशंस के लिए? एडीएच के सिक्रेशंस के लिए। फॉर सिक्रेशन ऑफ एडीएच क्या होगा कि प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ वाटर की कमी हो जाएगी। इसलिए तो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगी एडीएच के सिक्रेशन के लिए। क्योंकि जिससे क्या हो? एडीएच हार्मोन सिक्रेट हो तो यूरिन के अंदर वाटर कम जाए और प्लाज्मा के अंदर वाटर ज़्यादा रहे, उसके लिए ये होगा। ठीक है, तो ऑस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके सिक्रेशन के लिए? एडीएच के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये तो हो गया इसका स्टिमुलेशन। ठीक है, देख लिया प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो वो स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके सिक्रेशन के लिए? एडीएच के सिक्रेशन के लिए। अब है कि ये हो गया। इसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर
का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और हाइपोवोलेमिया, ये तो एडीएच के सिक्रेशन को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और क्या हुआ, हाइपरवोलेमिया हुआ, और क्या हुआ, हाइपरवोलेमिया। इस कंडीशन में एडीएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अपन ने एडीएच के सिक्रेशंस के लिए देखा कि एडीएच का सिक्रेशन किस किस कंडीशन में क्या होता है। तो एडीएच का सिक्रेशन सबसे पहले कि कंट्रोल कैसे होता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी पर डिपेंड होता है। जब प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी एक तरीके से सांद्रता भी बोल सकते हैं, परासांद्रता भी बोल सकते हैं, वो जब इंक्रीज हो जाती है तो वो स्टिमुलेट करती है किसको, हाइपोथैलेमस को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसके सिक्रेशन के लिए, एडीएच के सिक्रेशन के लिए। इसके अलावा जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए और हाइपोवोलेमिया हो जाए तो उस कंडीशन में भी एडीएच का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। इसका वाइस वर्सा देखें, वाइस वर्सा अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो गई है और हाइपरवोलेमिया में हो गया है तो उस कंडीशन में एडीएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब है कि अब कौन सा हार्मोन आएगा, इससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है, ये कैसा है, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, अब इसका एक्शन अलग अलग होगा। सबसे पहले एक्शन इसका क्या देखेंगे, फीमेल के अंदर एक्शन किसमें देखेंगे, फीमेल में। तो फीमेल के अंदर सबसे पहले इसका एक्शन होता है यूट्रस के अंदर, किसके अंदर, यूट्रस में। तो ऑन यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर ये क्या करता है, ये यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मायोमेट्रियम contraction in the uterus। ठीक है, तो यूट्रस में ये मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, इसका एक्शन ब्रेस्ट टिश्यूज पर भी होता है। पहला यूट्रस में देख लिया कि ये यूट्रस में मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन को क्या के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा देखिए इसका एक्शन फीमेल में ही, तो ऑन ब्रेस्ट टिश्यू, तो ये मिल्क के, ब्रेस्ट मिल्क के इंजेक्शन में, मतलब इंजेक्शन का मतलब बाहर निकालने में, एलएच हार्मोन फॉर्मेशन में, हाँ एलएच हार्मोन फॉर्मेशन में काम आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी फॉर्मेशन में ही काम आता है, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू से मिल्क के इंजेक्शन में बाहर निकालने में आपको ऑक्सीटोसिन काम आता है। ठीक है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर injection of ब्रेस्ट मिल्क के इंजेक्शन के लिए ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेस्ट मिल्क का इंजेक्शन इसके थ्रू ही, इस हार्मोन की वजह से ही होता है। ठीक है, ये हो गई फीमेल के अंदर कि फीमेल के अंदर ये दो काम करता है, एक तो यूट्रस के मायोमेट्रियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा ब्रेस्ट टिश्यूज से ब्रेस्ट मिल्क के इंजेक्शन में भी ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखेंगे कि इसका मेल के अंदर क्या, मेल दूसरा इन मेल
ये क्या किस में काम करता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो उसमें पाई जाती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, इसकी वजह से स्पर्म का क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो मेल के अंदर इसका क्या होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल for the contraction of seminiferous tubules and causes forward movement of sperm। ठीक है, तो ये मेल के अंदर सेमिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिससे स्पर्म का क्या होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, आगे की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो मेल में ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म का आगे की तरफ मूवमेंट होता है। तो ये तुम्हारा ऑक्सीटोसिन के बारे में है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन के बाद अपना ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सारा खत्म हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो तुम्हारी नेक्स्ट ग्लैंड आएगी, और वो आएगी थायराइड ग्लैंड। कौन सी आएगी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में के बारे में देखें कि थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है इन ह्यूमन के अंदर। पोस्टीरियरली एस्पेक्ट, मतलब पीछे के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखें तो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है कौन सी, थायराइड ग्लैंड। तो इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन gland in human body। लार्जेस्ट क्या होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो ह्यूमन सिस्टम है उसके अंदर लार्जेस्ट ये ग्लैंड होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर, नेक जो होता है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, इन द नेक रीजन में पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। तो इट इज प्रेजेंट posterior aspect in the neck region।
दी लैरिंक्स, ठीक है। और इसके अलावा ये नेक रीजन है, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट है इसका ये, और ये कहाँ सिचुएटेड होती है, एंटीरियर एंड इंफीरियर ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स जो अपना यहीं पे होता है, लैरिंक्स उसके एंटीरियर होती है, मतलब आगे की तरफ, और नीचे की तरफ इंफीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की, और ये नेक रीजन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, और ये एंटीरियर और इंफीरियर ऑफ द लैरिंक्स होती है, मतलब लैरिंक्स के एंटीरियर और इंफीरियर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, और कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ब्लड सप्लाई होती है। इट इज येलोइश ब्राउन कलर एंड हाईली वेस्कुलर। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश और ब्राउन कलर का होता है, और ये कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा इसमें वेसल्स पाई जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हाईली ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखेंगे कि एग्जैक्ट इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। ये पता चल गया येलोइश ब्राउन कलर की होती है और हाईली वेस्कुलर होती है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं, तो पोजीशन क्या है इसकी, तो पोजीशन ये सिचुएटेड होती है इन फ्रंट एट द साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। नेक का जो लोअर पार्ट होता है उसके इन फ्रंट प्रेजेंट होती है, तो अपोजिट द लेवल ऑफ C5 to T12 वर्टिब्रा, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट एट साइड ऑफ द lower part of the neck, opposite the level of C5 to T12 vertebra, तो इसकी एक्सेप्ट पोजीशन के बारे में बताया कि सिचुएटेड होती है इन फ्रंट, सामने की ओर, एट द साइड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। लोअर पार्ट, नेक का जो लोअर पार्ट है उसके साइड में प्रेजेंट होती है, अपोजिट दी लेवल ऑफ C5 to T12 वर्टिब्रा। जो C5 से लेकर के C5 से T12 वर्टिब्रा है उसके बीच में, उसके अपोजिट प्रेजेंट होती है, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपोजिट होती है C5 to T12 वर्टिब्रा के, और नेक के इन फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है। इसके जो पार्ट्स हैं, अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर दो लेटरल लोब होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होते हैं, दो लेटरल लोब होते हैं, जो कि किससे, जैसे अपन स्ट्रक्चर में देखा था, इस तरह से बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर, तो ये दो लोब होते हैं, इसके ये दो लोब हैं, ठीक है। दो लेटरल लोब होते हैं जो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, इस्थमस से जुड़े होते हैं। ये क्या पार्ट है इसका, इस्थमस, ठीक है। तो इट हैज टू लेटरल लोब्स, इट हैज टू
सेंट्रल इस्थमस से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद ईच लेटरल लोब होता है रफली कॉनिकल, ये जो शेप होती है उनकी कॉनिकल शेप होती है, शंकु के आकार की शेप होती है, ठीक है। तो ईच लेटरल लोब शंकु के आकार का होता है। तो ईच लेटरल लोब इज रफली कॉनिकल इन शेप, किस शेप में होता है? कॉनिकल शेप में होता है। इसका डायमीटर देखें लोब्स का तो कितना होता है? डायमीटर ऑफ लोब्स, अगर लोब्स का डायमीटर देखें तो कितना होता है? 5 × 2.5 × 2.5, ये लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, ठीक है। तो इसका अपन डायमीटर देखें, डायमीटर कितना होता है प्रत्येक लोब का? 5 लेंथ होती है, 2.5 ब्रेड्थ होती है और 2.5 भी क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। तो इस तरह से इसका क्या होता है? ये डायमीटर होता है और लोब्स का ये डायमीटर है। इसके अलावा इस्थमस का भी डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ इस्थमस, तो डायमीटर इस्थमस होता है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लंबाई और विड्थ, लेंथ एंड विड्थ इसकी इस्थमस की कितनी होती है? 1.2 से लेकर 1.2 होती है। इसके अलावा इसका जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 30 ग्राम, 30 ग्राम का वेट होता है। वेट इसका होता है 30 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम इसका क्या होता है? वेट। तो ये अपन ने इसकी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी हिस्टोलॉजी भी डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही।